अभी रामायण आ रही है। रणबीर कपूर को जितना अभी तक हमने ग्लिम्स देखे रामायण के, आपको लग रहा है कि वो परफेक्ट बैठ रहे हैं, वो आउटपुट आएगा जैसा हमारे जहन में एक राम रहे हैं? रणबीर कपूर लोग हमारा शो देखने के लिए आए सिर्फ रणबीर की प्रेप के लिए कि रणबीर कपूर कितना अपने क्राफ्ट को सीरियसली लेता होगा। प्रिपरेशन के लिए एक नाटक तक देखने चला गया। अब जहां तक बात आती है रणबीर कपूर की लुक वगैरह की, सर मैं आपको बताऊं ये सब चीजें ना बड़ी एग्जैजरेटेड होती हैं कि इसकी लुक ऐसी है, इसकी फलानी ऐसी है, इसका ये सब चीजें ना बेमानी होती हैं। अल्टीमेटली एक ही चीज कनेक्ट करती है लोगों को, वो होती है रियल रॉ इमोशन। जब आप एक लंबे वक्त तक भगवान का किरदार निभाते हैं, खुद में क्या बदलता है? और दूसरी चीज, आसपास के लोग बदलते हैं क्या? मेरे को याद है मैंने जैसे मोहित रैना से बात करी थी, वो बोलते हैं कि आपके आसपास लोग आपको भगवान ही समझने लगते हैं। साउथ की एक बहुत बड़ी फिल्म है, वहाँ के एक बहुत बड़े स्टार हैं, बालिया बोलते हैं उन्हें। तो उनकी जब फिल्म आई अखंडा 2, तो उसमें जब शिवजी के रोल के लिए उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया तो दैट वाज लाइक तरुण खन्ना मतलब महादेव, एक वैसा वाला हो गया। वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट वाली बात है कि साउथ में ना क्रेडिट छीना नहीं जाता। आप कभी नहीं सुनोगे कि रजनीकांत जी ने कमल हासन के बारे में कुछ गलत कहा या कमल हासन ने किसी और के बारे में कुछ। दे ऑल सपोर्ट ईच अदर। वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा है कि एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं। धुरंधर अगर बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई है, लोग कैसे बोल रहे हैं कि प्रोपागंडा की फिल्म है। अरे प्रोपागंडा की फिल्म तो सभी बनाते हैं, प्रोपागंडा की फिल्म। बाकी सब कुछ जो उस पिक्चर में हुआ है वो भी तो रियलिटी है ना, उसको कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे सबसे पहले तो मैं आपके करियर से ही शुरू करता हूँ। मुझे बताइए 22 साल का करियर करीब करीब है ना, इनमें अगर 22 सालों में पूछूं कि आपके लिए एक सबसे बड़ी प्रोफेशनल सीख क्या रही कि आज अगर कोई शुरुआत करे या आप अगर अपनी लाइफ को देखते हो तो क्यों बोले कि यार ये गलती कर लेना और ये गलती बिल्कुल मत करना? देखिए, आपने पहले आपका जो सवाल है ना, उसमें एक वर्ड आपने यूज किया सीख। तो वो सीख जो है, आदमी सरदारों को बोलते हैं ना सिख, वो सिख वही सीख है जो पंजाबी में सिख बन जाती है। तो हम सीखना कभी बंद नहीं करते हैं। तो मैं अंदर से सरदार हूँ, तो मैं भी एक पक्का सिख हूँ। तो सीखता रहता हूँ, यानी सीखता रहता हूँ हमेशा। तो एक्टर को कभी भी अपने क्राफ्ट पे काम करना बंद नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक एक्टर को कभी भी बहुत ज़्यादा अपने को लोगों से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक्टर जितना लोगों के साथ में घुल मिल के मिंगल करके रहता है, उतना वो नई नई पर्सनालिटीज को देखता है। एक्टिंग का काम ही सारा ये है, लोगों को ऑब्जर्व करना, नई पर्सनालिटीज को अपने अंदर एसिमिलेट करना और फिर उनमें से कुछ एक नया कैरेक्टर बना के लोगों के सामने प्रेजेंट करना। तो वो एक एक्टर की बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई लोग क्या होता है, जब ज़्यादा बड़े एक्टर बन जाते हैं अपने को बहुत अलूफ कर लेते हैं और फिर उसके बाद में उनकी परफॉर्मेंस का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले वो क्या था, ऑटो रिक्शा में भी बैठते थे, बस में भी बैठते थे, ट्रेन में भी बैठते थे, नॉर्मल सिनेमा हॉल्स में जाते थे। दे यूज्ड टू मीट लॉट ऑफ पीपल और उन सब की पर्सनैलिटी से कुछ कुछ लेते थे। अब क्या है, सिर्फ चाटुकारों से घिरे हुए हैं, सिर्फ यस मैन यस सर करने वाले लोग हैं उनके, या उनका स्टाफ है उनके सामने जो उनके सामने सिर्फ हाँ में सर हिलाएगा। तो धीरे धीरे आपका रियलिटी से नाता टूट जाता है। और ये सिर्फ एक्टर्स पे ही लागू नहीं होता, ये डायरेक्टर्स पे भी लागू होता है। आप नोट करेंगे जो डायरेक्टर्स बड़े अच्छे रहे हैं, शुरू की कुछ फिल्में बड़ी अच्छी बनाते हैं और उसके बाद में उनका जो करियर ग्राफ है नीचे क्यों जाता है, क्योंकि रियलिटी से टच छूट जाता है। सो बी रियल, ये मेरा मानना है। ओके, मैं वापस दूसरी चीज आपसे जानना चाहूंगा जो मैंने बोला भी था कि आप इतने माइथो शोज में नजर आ चुके हैं, करीब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 17 से ज्यादा बार आप महादेव बन चुके हैं माइथो कैरेक्टर्स में अलग अलग, और करीब 450 से ज्यादा बार आप स्टेज पे महादेव का किरदार ले चुके हैं। बताइए जरा इस जर्नी के बारे में। 16 बार मैंने महादेव का रोल किया है। ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। 17वीं बार करने जा रहा था। हाँ। तो एन टीवी पर एक मेरा शो आने वाला था, हे भगवान, जो कि 17वीं बार होता, लेकिन एन टीवी जो है फिलहाल रीरन पर चला गया है, मोड पर चला गया है। तो अभी बातचीत जारी है हमारे प्रोड्यूसर साहब की कि उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाला जाए, जी के किसी। तो 17वीं बार तब होगा। रही बात स्टेज पर, तो हाँ, स्टेज पर 450 से ज़्यादा बार परफॉर्म कर चुका हूँ, क्योंकि मैं एक नाटक करता हूँ थिएटर, हमारे राम। तो हमारे राम में क्योंकि महादेव का रोल कर रहा हूँ, तो वो नाटक बहुत ही ज़्यादा भारत का आज तक का सबसे बड़ा हिट शो बन गया है। तो जब शुरू किया था तब तो पता नहीं था कि, हमने तो ऐसे ही सोचा था हाँ महीने में 1-2 बार 3 बार कर लिया करेंगे, लेकिन काम है, कहीं से भी आए भगवान पैसे देने के लिए कोई जरिया बनाता है। तो अभी फिलहाल वो थिएटर से चल रहा है। तो वो है जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही। ऐसे तो महादेव कहीं पे भी करना अचीवमेंट है, लेकिन जब आपकी एक इमेज बन जाती है महादेव की, तो साउथ की एक बहुत बड़ी फिल्म है, वहाँ के एक बहुत बड़े स्टार हैं नंदमुरी बालाकृष्णा जी, बालिया बोलते हैं उन्हें,
तेलुगु सिनेमा के दिग्गज है बहुत बड़े। तो उनकी जब फिल्म आई अखंडा 2, तो उसमें जब शिवजी के रोल के लिए उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, तो दैट वाज लाइक एन अचीवमेंट फॉर वो मैंने, क्योंकि अब आप एक कैरेक्टर के वो बन चुके हो, एडजेक्टिव, कि तरुण खन्ना मतलब ठंडा मतलब वो, और तरुण खन्ना मतलब महादेव, एक वैसा वाला हो गया। वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट वाली बात रही कि इन लोगों ने मुझे लिया ही इसलिए क्योंकि मैं इस रोल के साथ सिनोनिमस हो गया हूँ, और वो बड़ा पसंद भी किया गया। वो पिक्चर अनफॉर्चुनेटली उतनी ज्यादा हिट नहीं हुई क्योंकि धुरंधर के साथ में आई थी। पिक्चर बहुत अच्छी नेटफ्लिक्स पे, उसके बाद में इंडिया में सारा जब तक रही 2-3 हफ्ता टॉप पे रही, लेकिन लोग सिनेमा हॉल में कम गए देखने के लिए, हिंदी में स्पेशली। अगर गए होते तो पिक्चर उतनी अच्छी थी कि बहुत बड़ी हिट हो सकती थी। अभी भी ठीक ठाक किया नंबर्स, लेकिन उतने नहीं किए जितने हम सोच रहे। आपने बालया का जिक्र किया, मुझे याद है जब अखंडा 2 के प्रमोशंस के लिए वो मुंबई भी आए थे, तो हम लोग भी वहां पे मौजूद थे। मैंने देखा उनके जो फैंस है ना, वो नारे लगा रहे हैं, जय बालया, जय जय बालया। सेम चीज है, एनटीआर वॉर 2 प्रमोट कर रहे थे मुंबई साइड में, तो जय एनटीआर, जय एनटीआर। मतलब मैं जो जितना साउथ के सेलेब्स को और वहां के फैंडम को समझाऊं कि वहां पे सेलिब्रिटी को ऐसा भगवान पूछते हैं, मुझे उसके बारे में बताइए ना कि वो फैंडम कितना अलग है यहाँ से, एंड हाउ डू यू सी ऑल दिस नैरेटिव? देखिए, पहली बात तो कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गए थे वहां मैं भी आने वाला था, लेकिन मेरे शोज थे। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेट आगे हो गई थी। पहले मुझसे बोला गया था, जो डेट मैंने फ्री रखी थी, और उसके बाद में इनकी डेट आगे हो गई बाल्या सर की वजह से। कुछ टीम की प्रॉब्लम रही होगी। आई वॉज हैविंग माई शोज ऑन दैट डे। दूसरी बात, बाल्या सर आप समझिए, वो जिस फैमिली से आते हैं, एनटी रामाराव साहब इतने बड़े सुपरस्टार, आज तक के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं, तो उनके वो बेटे हैं। तो एक तो उनके फैंस उनको लेगेसी में मिलते हैं, दूसरे इनका खुद का ही जलवा बड़ा कमाल का है। तो दूसरे जो साउथ इंडिया का जो हमारा कल्चर है ना, वो थोड़ा सा ऐसा है कि उनमें हीरोज जब बनते हैं तो वो उनको सेलिब्रेट बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे उत्तर भारत में, और हमारे जो अभी हम कहने को वेस्ट इंडिया में है, लेकिन इसे भी उत्तर भारत ही गिनते हैं वहां पर, क्योंकि हिंदी फिल्म तो यहीं बनती है बम्बई में। तो मुंबई की इंडस्ट्री को वो लोग नॉर्थ की इंडस्ट्री समझते हैं। तो हमारे यहाँ पर उतना सेलिब्रेट करने का कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ पे थोड़ा क्या है, अपने राइवलरी की वजह से ना, जो एक हीरो दूसरे हीरो को यहाँ तो डाउन करता है डायरेक्टली, नहीं तो उसकी टीम के लोग करेंगे कि ये पिक्चर तो इसलिए हिट हो गई क्योंकि इसमें ये था वो था, मतलब आपका क्रेडिट छीनने की कोशिश करते हैं। साउथ में ऐसा नहीं होता। साउथ में ना क्रेडिट छीना नहीं जाता। आप कभी नहीं सुनोगे कि रजनीकांत जी ने कमल हासन के बारे में कुछ गलत कहा, या कमल हासन ने किसी और के बारे में कुछ। दे ऑल सपोर्ट ईच अदर। वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा है कि एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं। आई विश कि ये सब जगह हो, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। दूसरे वहां के कल्चर में ना, एक मैं क्योंकि बहुत ज्यादा साउथ इंडिया में रहा हूँ अभी पिछले कुछ 2 साल के अंदर, मुझे ऐसा फील आता है कि वहाँ के कल्चर में जो प्योरिटी है ना, वहाँ के लोगों के अंदर जो भारतीयता है, वो बाकी भारत से शायद थोड़ी सी ज्यादा है। आई एम सॉरी भाई, बाकी भारत वाले भी ऐसा नहीं है कि इंडिया जीतता है तो पंजाब में कम लगता है, या बंगाल में कम लगता है, या दिल्ली में कम लगता है, या किसी मुंबई में कम। लेकिन उन लोगों के अंदर जो भारतीय पुराना कल्चर है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा गहरा बसा हुआ है। तो हमारे कल्चर में ये चीज पहले थी, ये चीजें थोड़ी वेस्ट से आ रही हैं। जो किसी के सक्सेस को देख के जलना, थोड़ा सा मतलब पुढ़ना किसी को देख के, या फिर किसी के बारे में यूं कहें कि दे डोंट सेलिब्रेट द डिजर्विंग पर्सन। जैसे कि अभी धुरंधर अगर बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई है, तो उसको लोग कैसे बोल रहे हैं कि प्रोपागंडा की फिल्म है। अरे प्रोपागंडा की फिल्म तो सभी बनाते हैं। प्रोपागंडा की फिल्म, या हर आदमी का एक विजन होता है, हर आदमी का एक व्यू पॉइंट होता है। अब एक डायरेक्टर ने अपने व्यू पॉइंट पे पिक्चर बना दी, अब सभी लोग ये बोल रहे हैं कि क्योंकि नोटबंदी को जस्टिफाई करने के लिए कोई फिल्म बनानी थी इसलिए बना दी। बाकी सब कुछ जो उस पिक्चर में हुआ है वो भी तो रियलिटी है ना, उसको कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये चीजें आपको साउथ इंडिया में नजर नहीं आती हैं, ये आपको हिंदी फिल्म में नजर आती हैं। जैसे एक, मैं तो नाम भी लेता हूं, अनुपमा चोपड़ा एक बहुत बड़ी फिल्म क्रिटिक बनती हैं। वो हर उस फिल्म को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज करती हैं। जैसे एनिमल को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज कर दिया। क्यों क्रिटिसाइज किया एनिमल को? संदीप वांगा रेड्डी का अपना एक विजन है। वो स्टोरी आपको ऐसे सुनाता है कि आपको उम्मीद नहीं होगी कि, देखिए रोलर कोस्टर क्या होता है, आप यूं जा रहे हो और एकदम से धप करके नीचे आ गए, फिर ऊपर आ गए, फिर
रोलर कोस्टर आपको ऐसी जर्नी पर लेके जाता है, लोग पैसे देके बैठते हैं ना उस पर। संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म भी एक रोलर कोस्टर की तरह है। आप जो सोच रहे हो इमोशन अभी ये कर्व लेगा, वो एकदम 360 डिग्री कुछ और कर देता है। आप उसको एंजॉय करो या उसको मतलब उसका मजा लो ना। आप कह रहे हो कि ये तो गलत चीज दिखा रहे हो। अरे भाई गलत क्या दिखा रहे हो? ये तो लड़की से जूते चटवा रहा है, ये नहीं देख रहा वो लड़की उसको मारने के लिए आई है। तो कमाल हो गया साहब, पूरी तरह से वन साइडेड नैरेटिव दिखा रहे हैं ये लोग। द पॉइंट इज दिस कि हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग जब आवाजें उठाने शुरू कर दें तो समझ में आता है कि कुछ एक पोलराइजेशन, एक थोड़ा कहते हैं डिवीजन सा आ गया है हमारी यहाँ की सोच में, जो साउथ में नहीं है। वहां के लोग एक ही थॉट के साथ चलते हैं, वो सब एक है। मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए वर्किंग प्रोसेस के हिसाब से। मान लीजिए आप अखंडा 2 के सेट पे थे वर्सेस यहाँ जब डिशुम के सेट पे थे, दोनों फिल्मों का सेट पे क्या अंतर फील कर रहे थे? देखिए डिशुम का सेट बहुत डिसिप्लिन था। रोहित एक बहुत ही काबिल डायरेक्टर, रोहित एक बहुत पैशनेट आदमी है। उसने स्टोरी खुद लिखी थी डिशुम की, और डिशुम के साथ कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज डिशुम में सारे लोग इन्वॉल्व जो थे बहुत पैशनेट। वरुण वेरी वेरी पैशनेट, जॉन वेरी पैशनेट, इवन जैकलीन, अक्षय खन्ना, ये सब लोग बहुत पैशनेट लोग हैं। मुझे सिर्फ जो चीज लगती है टेक्निकली, बोयापति सर जो इसके डायरेक्टर हैं, बोयापति श्रीनु, उनकी जो पूरी टीम थी वो टेक्निकली थोड़ी ज्यादा सुपीरियर थी। वो लोग की मेरे ख्याल में होमवर्क भी उनका ज्यादा अच्छा है। वो लोग जब तैयारी करते हैं तो ज्यादा तैयारी के साथ में मैदान में उतरते हैं। बट ऑफ कोर्स किसी की दूसरी पहली फिल्म है तो वो उतना ज्यादा नहीं होमवर्क जानता है। और फिर डिशुम का जॉनरा एकदम अलग था, वो एक थोड़ी कॉमेडी एक्शन टाइप फिल्म थी, वो एक अलग मसालेदार फिल्म थी जो लोगों ने बड़ी पसंद भी की थी। जो अखंडा जैसी फिल्म है वो बहुत ज्यादा अलग तरह की कैनवास पे बड़े कैनवास की फिल्म वो है, एक बहुत बड़ा एपिक लेवल की कैनवास की फिल्म है। उसको बनाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वो आदमी जो थे, मतलब हैं जो बोयापति सर, वो बहुत ज्यादा पैशनेट है भाई। वो तो मतलब ही लिव्स एवरी सेकंड। ही जैसे एक एक डायलॉग मेरा है, हर्षाली का है, बोयापति सर का है, या और भी किसी कैरेक्टर का है, वो उनको सबको एग्जैक्टली करके बता देते हैं पहले, ये इस लेवल पे मुझे चाहिए, अब अपने स्टाइल में करो, बट आई वांट दिस लेवल ऑफ पैशन इन दिस। वो बहुत ही ज्यादा है उनका। तो उन्हें तो थोड़ा सा बोलना पड़ता था, सर प्लीज ऐसा है, एक आपके हिसाब से कर लेते हैं, एक हमारे हिसाब से कर लेते हैं, तो थोड़ा बीच का कुछ एक मामला देख लेते हैं। सो उनका थोड़ा वैसा, ऐसा नहीं कि रोहित कहीं से भी, रोहित इज इक्वली पैशनेट, सब कुछ है। वो थोड़ा सा क्वाइट है एज अ पर्सन, ही इज वेरी, थोड़ा अंग्रेज है। बोयापति सर थोड़े भारतीय हैं, समझा, वो थोड़ा देसी बना है यहाँ पे, थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन, वो थोड़ा अंग्रेज है। वो कहता है हिंदी का डायलॉग भी ऐसे बोलो जैसे सोचो इंग्लिश में बोल रहे हो। ये आपने जो हिंदी इंग्लिश वाली चीज बोली ना, मुझे समझाइए। बहुत बार क्या होता है, मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात कर रहा हूँ जिनकी फिल्म हिंदी में रिलीज होगी, बट वो ऑफ स्क्रीन ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो एनआरआईज है, मैं कैटरीना जैकलिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी जड़ें देसी हैं। हाउ डू यू से दिस कि उनको स्क्रिप्ट भी इंग्लिश में या इंग्लिश में चाहिए? और इंटरव्यूज में सर कैसा हो गया है हमारी कंट्री में ना, जब अंग्रेज आए थे तो उन लोगों ने ना हम लोगों के ऊपर, यहाँ रहे नहीं अंग्रेज, सिर्फ नाम के लिए, कुछ गिनती के थे। जैसे मुगल जब आए तो सारे के सारे ही आ गए। कोई ऐसा नहीं कि अब मैं छुट्टी में मामा के घर जा रहा हूँ, तो सारे के सारे यहीं रहते थे। अंग्रेजों को ऐसा नहीं था। अंग्रेजों के लिए ये सिर्फ एक कॉलोनी थी। तो उन लोगों ने, अब इतने मान लीजिए 25, 30, 50,000 अंग्रेज यहाँ रहते होंगे इंडिया में, तो हम तो करोड़ों में थे तब भी। 50,000 लोग इतने करोड़ों लोगों के ऊपर कैसे कब्जा करके रहेंगे? वो फिजिकली नहीं कर सकते, वो मेंटली ही कर सकते हैं। तो जब आप मेंटली किसी को इतना वीक बना दो कि वो आपको बिल्कुल ऐसे देखे कि तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, वैसा वाला जोन में, तो वो अंग्रेजों ने हमें वैसा बना दिया। तो वो कैसे करते हैं, आपके कल्चर को वीक कर देते हैं। वो आपके भगवानों को झूठ बना देते हैं सबसे पहले, तभी हम बोलते हैं माइथो। माइथो यानी मिथ, भ्रांति, जो चीज सच्ची नहीं है वो मिथ है। ये सब ऐसी मनगढ़ंत बातें। हमारे भगवानों को उन्होंने सबसे पहले उड़ाया इक्वेशन से, फिर उसके बाद में हमारे कल्चर को उड़ाया, फिर उसके बाद में हमारी एजुकेशन को उड़ाया, हमारी हर चीज उड़ा दी उन लोगों ने। अब क्या हो गया कि हमारे यहाँ के जो लोग थे उनमें से उनको क्लर्क्स की जरूरत हुई। ऑफिस में क्लर्क पहले अंग्रेज मंगाते थे, बड़े महंगे पड़ते थे। अब उन्होंने कहा यार अगर हम इंडियंस को ही ट्रेन करें
तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है आज भी क्लर्की में ही है। हम सब क्लर्क बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं है, बट वी ऑल आर स्टडिंग टू बिकम क्लर्क्स। अब क्लर्क की पढ़ाई करते करते जब हमारे कुछ ब्राउन जो स्किन के लोग हैं, इन्हें अंग्रेजी बोलनी आ गई, तो ये जब अंग्रेजी बोलते थे सबको लगता था वाह अंग्रेज की तरह अंग्रेजी बोल रहा है यार, तो ये ब्राउन साहिब हो गए। तो ब्राउन साहिब जो है नॉन ब्राउन साहिब से सुपीरियर हो गया। तो आज जब दो लोगों की लड़ाई होती है, आप नोट करो, तो जो अंग्रेजी बोलने वाला जिसको आती होती है वो नॉन अंग्रेजी बोलने वाले के सामने इंग्लिश बोलनी शुरू कर देता है। क्यों? अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए। पहले हिंदी में बात हो रही होती है, फिर उसके बाद में या तो वो अपनी मातृभाषा में गाली देगा या अंग्रेजी में गाली देगा। ये क्यों? हम अपने को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। आज तक दिमाग में वही चीज है। तो जो ये एक्टर बनते हैं मेरे जैसे या बाकी जो एक्टर्स हैं, ये भी हम ही तो सोसाइटी से आते हैं ना, हमको ऐसे तो नहीं अलग से गिरते कई पेड़ों से। तो जो चीजें बाकी सोसाइटी के लोग करते हैं वही चीजें ये एक्टर भी करते हैं। अभी एक्टिंग करना देखिए साहब एक अलग टैलेंट है। अब कितने पढ़े लिखे हैं या कितने समझदार हैं वो एक अलग टैलेंट होता है, ठीक है। तो कई एक्टर्स बड़े डम होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे शाहरुख खान जैसे बड़े या आमिर खान जैसे बड़े वाक चातुर्य में निपुण हैं या आशुतोष राणा जी जैसे भाई बोलने में कमाल के हैं। करेक्ट। तो सारे एक्टर ऐसे नहीं हो सकते, तो कई डम भी होते हैं, तो वो अपनी डमनेस दिखा भी देते हैं। फिर दिखा देते कैमरा पे, छुपता थोड़ी है, सब लोगों को दिख जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है कि हर तरह का कंटेंट लोग कंज्यूम कर लेते हैं, तो कचरा भी बिक जाता है, यहाँ तो सब बिक जाता है, सब चल रहा है। एंड मेरे को समझाइए, जब आप एक लंबे वक्त तक भगवान का किरदार निभाते हैं, खुद में क्या बदलता है? और दूसरी चीज, आसपास के लोग बदलते हैं क्या? मेरे को याद है मैंने जैसे मोहित रैना से बात करी थी, या मैं अरुण गोविल साहब से भी बात कर चुका हूँ, वो बोलते हैं कि आपके आसपास लोग आपको भगवान ही समझने लगते हैं। अरुण गोविल साहब ने एक किस्सा शेयर किया था कि एक होटल में थे वो, और वहां पे एक पेशेंट थे, उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा परेशान थे, भर्ती थे और बहुत सीरियस कंडीशन था। वो आके पैर पकड़ के रोए कि आप सिर्फ एक बार जाके हाथ रख दो उस पे। देखिए ये तो इतना ज्यादा होता है ना ये चीज कि अब तो शर्म सी भी आती है, लेकिन अब मैं क्या है, अब शर्म खानी बंद कर चुका हूँ। अब मैं बहुत ही इसे मैटर ऑफ फैक्टली लेता हूँ। जैसे मैं कहीं जाता हूँ, लोग पाँव पड़ जाते हैं और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, दे ओवरकम विद इमोशंस और वो रोना शुरू कर देते हैं। तो मैं जान ना पहचान गले लगा के मैं भी रोना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत इमोशनल आदमी हूँ, मैं भी हो जाता हूँ। और उससे क्या होता है कि उन लोगों की क्लेंजिंग हो जाती है। तो भगवान ने हमारे को कितना बढ़िया एक जरिया बना दिया है, तो थैंकफुल होना चाहिए इसके लिए। और बहुत जगह हमारे शो में तो लोग पाँव छूते ही छूते हैं, सब एयरपोर्ट पे जाते हैं, फ्लाइट में बैठे होते हैं, कई बार बैठा हूँ अगर पहली सीट पे, जितने लोग निकल कर जाते हैं सब प्रणाम करके जा रहे हैं, भगवान बैठे रहे। श्रावण के दिनों में जाओ तो अरे भगवान श्रावण के दिन में मिल गए, सोमवार के दिन भगवान मिल गए, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो आप पूरी हम्बलनेस के साथ उनको बिल्कुल और हर हर महादेव कह के आप उनको चलता, क्योंकि दोबारा आपको मिलने नहीं वाले, लाइफ में एक ही बार मिलेंगे। तो ना परेशान होता हूँ ना कुछ होता हूँ, मैं बड़ा हम्बली उस चीज को स्वीकार करता हूँ। तो इतने सारे लोग जब आपको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको भगवान ने यही वाला टैलेंट थोड़ा सा ज्यादा दिया है, तो आप उसी को फिर यूटिलाइज करो। अब मैं कहूँ नहीं यार मैं तो ऋतिक रोशन के जैसा नाच के दिखाऊंगा, मैं चाहे मेरी दोनों टांग टूटी हो, चाहे मैं बिल्कुल 30 लेफ्ट फीट के साथ में पैदा हुआ हूँ, फिर भी मैं तो ऋतिक रोशन ही बनूंगा, वैसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं इमोशनल हूं भी और इमोशंस को अच्छे से दिखा भी सकता हूँ, और शायद अपने इमोशंस के द्वारा लोगों के इमोशंस को जागृत भी कर सकता हूँ। तो जब मेरी ये स्ट्रेंथ है तो उसी पे काम करूंगा ना, मैं क्यों आए बाएं शाएं इधर उधर की चीजें पकड़ूं, तो ये पकड़ता हूँ। देवों के देव महादेव के लिए भी आप शायद महादेव की कुछ बातचीत चल रही थी। रावण था, हाँ थे, बट शायद इनिशियली आपने और मोहित रैना ने, कैसा हुआ था सर, हाँ, ना मोहित का ना मेरा, हाँ, हम लोगों का ऑडिशन हुआ था दक्ष प्रजापति के रोल के लिए। मोहित का भी कोई महादेव के लिए नहीं हुआ था ऑडिशन, हम सबको दक्ष प्रजापति की लाइंस दी थी, तो हम दक्ष प्रजापति के लिए कर रहे थे। अब उस टाइम तो पता नहीं था, ये कहानियां हम जानते ही नहीं थे उस शो से पहले तक। तो जब उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया तो दक्ष प्रजापति के लिए अप्रोच किया। मैंने कहा महादेव कौन कर रहे हैं? कहते मोहित। मैं कहा यार हम लोग सेम एज के आदमी, मैं उसका ससुर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो उन्होंने मुझे लालच देने के लिए कहा तुम्हारी वाइफ को हम दक्ष की वाइफ बना देंगे प्रसूति, तुम दोनों मियां भी मिलके पैसे कमा। मतलब
कुछ उनको जो समझ में आया उन्होंने कहा। मैं कहा नहीं साहब हम नहीं करेंगे। फिर कुछ महीनों के बाद में, साल भर शायद शो को हो गया था, फिर कोई और एक्टर रावण कर रहा था, उसकी तबीयत खराब हो गई शायद, तो इनको रावण नया चाहिए था, तो दे अगेन कॉन्टैक्टेड मी। तो मैंने रावण के लिए ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गया। तो 2 प्रोड्यूसर थे, एक निखिल सिन्हा थे, एक कोई दूसरे साहब थे। वो जो दूसरे साहब थे उनको मैं समझ नहीं आया, उन्होंने कहा यार ये आई डोंट सी माई रावण इन तरुण, मुझे हटा दिया गया शो से। इनके चक्कर में मैंने कहीं और काम को मना कर दिया था। तो मैंने कास्टिंग वालों को बोला, मैंने कहा भाई यार तुमने मेरा नुकसान करवा दिया। खैर अभी जो नहीं है किस्मत में नहीं है। फिर 1 हफ्ते बाद वापस फोन आया, यार हमें कोई मिल नहीं रहा है तो तुम्हारी डेट्स अभी भी खाली है। मैंने वो जहां मना किया था उनको हाँ कह दिया था और उन्होंने वापस भी ले लिया था। मैंने कहा यार तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ में खेल। अभी मैंने इनको वापस हाँ कहा और वो पंजाबी चैनल पीटीसी, उनको मैंने जिनको दोबारा हाँ कहा था उनको मैंने फिर फोन किया। मैं कहा सर मैं आई एम वेरी सॉरी मुझे महादेव में वापस काम मिल गया। कहते हैं सर आप अपना दिमाग तो मेकअप तो करो, क्या कर रहे हो। मैं कहा सर मैं क्या करूं, अभी ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, शो बड़ा हिट। वो भी बड़े अच्छे थे, पीटीसी के जो आदमी थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई सब कोई बात नहीं। बाद में मैंने एक पीटीसी के साथ 4 साल बाद में वापस काम किया। इस घटना से कोई हमारे संबंध नहीं खराब हुए। वो रावण जो मैंने किया वो सिर्फ 3 महीने 4 महीने का ही ट्रैक था, लेकिन वो इतना पॉपुलर हो गया, वो इतने लोग पसंद करने लग गए मुझे। मतलब कई पार्टियों में मैं जाता था तो वो उन्हें नहीं पता, क्योंकि रावण की इतनी बड़ी मूंछ है, सर पे वो है मुकुट है, उन्हें पता नहीं था कि मैं रावण हूँ। जब वो ऐसी नॉर्मल बात कर रहे होते थे तो वो एक जगह मैंने सुना कि यार हम वो शो देखते हैं, वो महादेव अच्छा है लेकिन वो जो रावण बनता है ना यार उसमें वो लड़का तो कमाल। मेरे सामने लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैंने कहा अरे वाह। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरे अंदर इस तरह के जो पात्र हैं इन्हें निभाने की क्षमता थोड़ी सी ज्यादा है बजाय कि अर्बन कैरेक्टर्स के। क्योंकि हम बड़े हुए हैं दिल्ली में, अमर चित्रकथा पढ़ के और चंपक और लोटपोट और नंदन पढ़ के, और हिंदी उस हिसाब से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। तो वो मेरी स्ट्रेंथ जो थी यहाँ काम आ गई। फिर यही सारे शोज मुझे मिलने लग गए, तो मैंने बोला कि यार अच्छा है, और भगवान बन रहे, कोई ऐसे शर्म वाली बात तो है नहीं, इससे अच्छा क्या होगा। एंड आई लव दिस जॉनरा, मुझे बड़ा पसंद है ये वाला जो हमारा स्टोरी टेलिंग का तरीका है, मुझे बड़ा पसंद है। रावण और महादेव की बात आ रही है, हमारे राम है ना, आशुतोष राणा साहब बनते हैं रावण, आप बनते हैं महादेव। उनसे मेरी आज तक जितनी भी बात हुई है ना, ऐसा लगता है उन्हें सुनते जाओ। अरे वो तो कमाल के आदमी है। एग्जैक्टली। और जब आप उनके साथ एक्ट कर रहे हो, उनकी एक्टिंग, उनका क्राफ्ट अमेजिंग। वो रावण है, आप महादेव हो। वो ऑफ स्क्रीन बताइए ना मुझे, वो बनता कैसे है? बड़ा ही जो बड़े ना लकी लोग होते हैं उन्हें ये एक्सपीरियंस करने को लाइफ में मिलता है। मेरा और आशु सर का इतना ज्यादा प्यार का संबंध है कि बिल्कुल जैसे पिता तुल्य बड़ा भाई होता है, वो मेरे लिए वैसे हैं। वो भी मुझे बेटे के जैसा या छोटे भाई के, बोलते ही छोटा भाई है। हमारा पर्सनल लाइफ में जो रिलेशन है स्क्रीन स्टेज पे एकदम उल्टा हो जाता है, क्योंकि रावण के आराध्य देव महादेव हैं, तो स्टेज पे मैं उनका पिता बन जाता हूँ और वो मेरे बच्चे बन जाते हैं। वो मेरे को गर्दन काट कर बुलाते हैं अपनी, कि लोग महादेव नहीं आ रहे, मैं गर्दन काट देता हूँ और मैं आता हूँ, उन्हें जीवित करता हूँ। और फिर उसके बाद में हम दोनों भावुक होकर रोना शुरू कर देते हैं एक पॉइंट पर आके स्टेज पर, जहां मैं उन्हें एक बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। मतलब आप सोचिए, रावण को पुचकारा जा रहा है, ऐसा कभी दुनिया ने देखा नहीं है कि कोई रावण को भी प्यार से ऐसे पुचकार रहा है कि तू इतना प्यारा बच्चा है मेरा। ये मतलब ऐसे वर्ड्स ये नहीं है, वर्ड्स हमारे अलग हैं, इमोशन यही है, इमोशन हाँ। है। तो वो लोग जब देखते हैं कि फिर उसके बाद रावण इतना ज्यादा गदगद हो जाता है कि वो वहीं शिव तांडव स्तोत्रम गाना शुरू कर देता है और महादेव अपनी धुनकी में तांडव करना शुरू कर देते हैं। तो है सीन 10 ही मिनट का, लेकिन जब उसको लोग देखते हैं तो एकदम ऐसे 10 मिनट शिवलोक में पहुंच जाते हैं, वो वैसा हो जाता है। अब कट्टू आप अगर इसको मेकअप रूम में देखेंगे तो आशु सर मेरे लिए वहां महादेव वो है और रावण मैं उनके लिए, और मैं उनका चेला हूं, वो गुरु है। वहां पे स्टेज पे एकदम बात उल्टी हो जाती है। तो वो बहुत ही एक कमाल की केमिस्ट्री बनी हुई है, चले जा रही है। ईश्वर के किरदारों की बात हो रही है, अभी रामायण आ रही है। रणबीर कपूर को जितना अभी तक हमने ग्लिम्स देखे हैं रामायण के, आपको लग रहा है कि वो परफेक्ट बैठ रहे हैं, वो आउटपुट आएगा जैसा हमारे जहन में एक राम रहे हैं? सर आपको बड़ी कमाल की बात बताता हूँ,
रणबीर कपूर मेरे फेवरेट है, मेरी वाइफ के भी फेवरेट है। मुंबई के एनसीपीए में हाँ वो, उनकी पत्नी आलिया भट्ट और उनकी माताजी नीतू सिंह नीतू। जी, ये तीनों, और इनका एक मित्र था अयान मुखर्जी, ये चारों लोग हमारा शो देखने के लिए आए सिर्फ रणबीर की प्रेप के लिए। आप सोचिए कि रणबीर कपूर कितना अपने क्राफ्ट को सीरियसली लेता होगा कि वो एक प्रिपरेशन के लिए एक नाटक तक देखने चला गया कि भाई मैं देखूं रामायण पे इतना फेमस नाटक है, क्या है ये। अब जहां तक बात आती है रणबीर कपूर की लुक वगैरह की, सर मैं आपको बताऊं ये सब चीजें ना बड़ी एग्जैजरेटेड होती हैं कि इसकी लुक ऐसी है, इसकी फलानी ऐसी है, इसका, ये सब चीजें ना बेमानी होती हैं। अल्टीमेटली एक ही चीज कनेक्ट करती है लोगों को, वो होती है रियल रॉ इमोशन। जब लोग फिल्म देखेंगे और उसके बाद में इमोशन से, आज मुझे बता दो आप सर कोई फिल्म टेक्निक से चली हो जो, बाहुबली चली है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि रॉ इमोशन से आपका दिल से दिल की तार जुड़ती है तो पिक्चर चलती है। दिल से दिल की तार नहीं जुड़ी तो चाहे आप अरबों रुपए खर्च कर दो, नहीं पिक्चर चलने वाली। तो वो जब पिक्चर आई, अभी तो क्या है सर, मैंने कहा ना अगेन, उन्होंने इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उन्होंने 4000 करोड़ खर्च कर दिए, ये तो पिक्चर नहीं चलेगी, ये तो, यहां पर आने से पहले ही कामना की जा रही है कि फ्लॉप हो जाए। नेगेटिविटी देखिए कितनी, माहौल में नेगेटिविटी क्यों है कि ये तो एक और आदि पुरुष होने जा रही है, ये तो, क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हो भाई? उस पिक्चर पे कितने लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है, सिर्फ सुपरस्टार रणबीर कपूर ही नहीं है भाई, वहां पे छोटे छोटे यूनिट वाले हैं, उन सबकी भी तो जिंदगियां जुड़ी है ना। कि कोई लेना देना नहीं किसी को किसी से, नेगेटिविटी फैलाओ दूसरों के लिए, माहौल खराब करो, रामायण के बारे में बुरा बुरा, ये कहां से राम लगता है, ये तो बीफ ईटर है, ये तो, आप इतनी नेगेटिविटी उसके बारे में फैला दो कि लोग उसकी पिक्चर देखने ही ना जाए। ये नहीं देखोगे कि वो एक आदमी कितने प्योर मन से वो काम कर रहा है, कितनी शिद्दत से वो अपनी क्राफ्ट को लोगों के सामने, हमारी पिछले 20 साल का जनरेशन का बेस्ट एक्टर है, इतना बढ़िया एक्टर, इतना बढ़िया सुपरस्टार आदमी, कभी उसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं मैंने सुनी, कुछ नहीं, फिर भी जबरदस्ती उसको लोग पुल डाउन, रन डाउन करने की उसकी पिक्चर को कोशिश कर, आई भी नहीं है अभी। अरे यार इतने वीएफएक्स डाल, अरे वीएफएक्स पे कौन सी पिक्चर चलती है भाई? वीएफएक्स पे नहीं चल, एक ही चीज है सर, इमोशन। जिस दिन इमोशन का, धुरंधर में इमोशन करेक्ट है, अगर इमोशन करेक्ट नहीं हो, मैं कहता हूं चांद पे जाके पिक्चर बना दो, नहीं चलेगी। पिक्चर वही चलती है जिसका इमोशन करेक्ट होता है, बस वो जिसको वो आता होगा वो ले जाएगा नंबर, बाकी ये बकवास करने वालों की ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अभी जो पूरी चीज बता रहे थे, मेरे जहन में वो विजुअल चल रहा है कि आप स्टेज पे हो, आशुतोष राणा साहब स्टेज पे, और इधर रणबीर, आलिया, अयान मुखर्जी और नीतू जी बैठ के देख रहे हैं। शो खत्म हुआ, कुछ बातचीत हुई बाद में? नहीं, वो पहले ही निकल लिए थे। अच्छा, ओके। क्योंकि सर वो बहुत बड़े स्टार है, तो उनका थोड़ा एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल रहता है, तो उन लोगों के साथ में बातचीत हमारी शो के पहले हुई थी। लोगों को बताया गया था कि भाई ये लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं। उसके बाद शो जब शुरू हो गया, आखिरी सीन के 5 मिनट पहले वो लोग चले गए थे, क्योंकि अदरवाइज फिर क्या होता है, लोग सब कुछ छोड़ के उनके पीछे पड़े। आलिया भट्ट कितनी बड़ी स्टार, रणबीर, नीतू मैम कितनी बड़ी, तो सब लोग इनको ही पकड़ लेते, और 1200 लोग बैठे हुए थे, तो सारी जनता इनको घेर लेती, तो इनकी टीम इनको फटाफट ले गई। करेक्ट। मैं अगर आपकी काम की बात करूं, अभी हम लोगों ने जितनी बात करी उसमें बात करूं, उसमें एक चीज निकल के आई कि लोग बहुत बार ना आपको टारगेट करना चाहते हैं। आपको लगा कभी लाइफ में कि आप टारगेट हो रहे हो? हाँ हाँ, बहुत करते हैं टारगेट। कितने लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कितने लोग हैं जो आपके बारे में नेगेटिव बातें फैला देंगे, क्या फर्क पड़ता है? देखिए साहब, जो नसीब में है वो मिलने वाला है, आपको वही मिलेगा। कोशिश ये करो कि डोंट रब द पीपल रॉन्ग वे, आप अपनी तरफ से सही रहो। फिर उसके बावजूद भी अगर लोग आपको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, आपके सक्सेस को या आपकी सकारात्मकता को, ये उनकी प्रॉब्लम है, आप इसमें क्या कर सकते हो? अपने को ऐसे एक बना लो, अपनी फैमिली लाइफ स्ट्रांग रखो, जिससे कि वो आपकी शील्ड होती है। आपको बाहर की दुनिया क्या कह रही, कुछ फर्क नहीं पड़ता। घर गए बीवी बच्चे के पास में, आप खुश हो, बाकी जाए भाड़ में। आप जिस चश्मे से चीजों को देख रहे हो ना, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है सुन के। एक और टॉपिक है जिस पे मैं आपका थॉट प्रोसेस समझना चाहूंगा। सोशल मीडिया, बीते कुछ वक्त में ना देखा है कि बहुत तेजी से सोशल मीडिया का गेम बदला है, जिसमें फॉलोअर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। एक्टर्स के लिए कास्टिंग उसके बेसिस पे, उन लोग की तीसरी चीज फीमेल एक्टर्स, इनफैक्ट एक्टर्स भी मैं नहीं कहूंगा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो खुद को रिवील करके स्टार बन रही हैं। अपने फिजिकल पार्ट्स को दिखाना, रिवील करना, ऐप बना लेना, सब्सक्रिप्शन मॉडल चला देना,
इस सारी चीजों को आप कैसे देखते हो? ठीक है, नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जब तक कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तब तक वो अपने शरीर के साथ क्या कर रहा है ये बोलने वाले हम कौन है? भारत सरकार अलाउ कर रही है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि सर हम ही लोग हैं, हमने बिग बॉस में सनी लियोनी को लाकर खड़ा कर दिया। अब सनी लियोनी बिग बॉस में आने से पहले क्या काम करती थी ये जग जाहिर है। आज दिक्कत सिर्फ एक है कि एक छोटे शहर में बैठी हुई लड़की जो 14-15 साल की इंप्रेशनेबल एज की है, वो ये सोचती है कि मैं ऐसी फिल्मों में काम करने के बाद भी सनी लियोनी की तरह मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस बन सकती हूँ। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे मम्मी पापा तो बेवकूफ हैं, मेरे स्कूल के टीचर या मेरे जो भी वेल विशर्स या मेरे एल्डर्स हैं, ये सब बेवकूफी की बातें करते हैं, ये डरपोक हैं साले। मुझे जाके ऐसी फिल्मों में काम करना चाहिए, प्रसिद्धि और पैसा दोनों मिलेगा, उसके बाद जाके एक दिन मैं भी इज्जतदार हो जाऊंगी। दिक्कत सिर्फ ये है, जिस दिन ये काम होना शुरू हो गया सर, हमारी जो सोसाइटी का फैब्रिक है ना वैसे धागे की तरह फटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में हमारी सोसाइटी का पतन ऐसे होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि किस कंजर खाने में चले गए हम लोग। ये हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ वो ध्यान में रखना है कि हमारे बच्चों को हम ये तो बता दें बेटे सही क्या है गलत क्या है। आज हम सेलिब्रेट क्या करते हैं? आपने सोशल मीडिया की बात कही है सर, मैं बड़े सारे नाम सुनता हूं, ये फलाना इन्फ्लुएंसर है, ये फलाना किस वजह से वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? उनका ऐसा कौन सा हुनर है जिसकी वजह से वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? बिग बॉस में आके पंजाबी में एक कहावत है, लुच्चा सब तो उच्चा, लुच्चा आदमी सबसे ऊंचा होता है। तो वही हो रहा है ना। फिर ये नहीं कि मैं बिग बॉस नहीं किया है मैंने तो कोई अंगूर खट्टे, भाई बिग बॉस भी एक टीवी का शो है, उतने टीवी के शोज हमने भी किए हैं, दुनिया हमें भी जानती है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आप जब नंगई पे उतर आएंगे, आप जब गंदगी पर उतर आएंगे, आप जब एक दूसरे पे कीचड़ खुलकर फेंकना शुरू कर देंगे, तो उसमें जो ज्यादा कीचड़ अपने ऊपर लेने में सक्षम होगा जीतेगा वो। और ये आपका टैलेंट है, मैं एक एक्टर हूं, मैं ऐसी जगह पर जाके अपना टैलेंट क्या दिखाऊं? मैं नहीं बेशर्म बनना चाहता सर, मैं नहीं लड़ाई करना चाहता हूं किसी के साथ में, लेकिन ये शोज की डिमांड होती है। सोशल मीडिया भी वही खेल है बेसिकली। आप जिन लड़कियों की बात करें, बेचारियां कपड़े उतार के वीडियोस बना रही हैं, बीच पे चल रही हैं, कभी कोई कोई नाच रही है किसी गाने पे, कोई कुछ कर रही है, लोग उनको सब्सक्राइब करके पैसे देकर देख रहे हैं उनको। आज जो छोटे बच्चे 12, 13, 14 साल के हैं ना, सबसे ज्यादा वल्नरेबल वो हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार ऐसे तो पैसा ऐसे बनाया जा सकता है, ये इजीएस्ट तरीका है पैसा करने का, किसी के पास जाने की भी जरूरत। वर्चुअल वर्ल्ड हैज टेकन ओवर द रियल वर्ल्ड। ये अभी इतना हिट नहीं कर रहा है, 5 साल के बाद में बहुत ज्यादा पतन होने वाला है। तो ये अब हम पेरेंट्स का और गवर्नमेंट दोनों का ये है कि भाई आप क्या चाहते हो? आंख मूंद के रखनी है कि आगे जाके सोसाइटी को जवाब भी देना है? सिर्फ इलेक्शन जीतना है तो भाई ठीक है, आंखें मूंद के रखो। और अगर इलेक्शन के अलावा सोसाइटी को भी जीतना है, सोसाइटी को अच्छा बना के रखना है, तो कुछ तो इस चीज का कहीं ना कहीं तो अंत करना होगा ना सर। नहीं तो फिर तो असुर दानव राक्षस सब सोसाइटी में खुले हम घूमने शुरू कर देंगे। तो मैं ये मानता हूं कि ये चीजें जो है ना बड़ी हार्मफुल होती जा रही हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ऑल दिस। लेकिन अगेन मैं ये बोल रहा हूं कि वो मैं नहीं करूंगा, वो कर रहे हैं, उनका शरीर है, वो जो भी। मैं इसकी वजह से ये नहीं कहूंगा कि आप बुरे इंसान हो गए, लेकिन आपको देख के बच्चे खराब हो रहे हैं। ये भी सोचिए कल को आपके भी अपने बच्चे होंगे, क्या आप अपनी बेटी को चाहेंगे कि वो ये काम करे? जो काम आप अपने बच्चे के लिए नहीं सोच सकते हैं, वो किसी और के बच्चे के लिए कैसे सोच सकते हैं? ये पॉइंट है मेरा। बहुत उम्दा, मतलब आने वाले वक्त में आपको बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट अपकमिंग सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। आई रियली होप वो भी आए, वो भी और सक्सेस, और हम ऐसे ही दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।